सो वेलकम बैक अगेन। तो चलिए हम लोग इस विजयनगर के प्रशासनिक व्यवस्था को कंटिन्यू करें और विजयनगर के साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत विजयनगर के शासकों के द्वारा स्वयं शासन प्रबंध का संचालन, केंद्रीय मंत्रिमंडल की समस्त मंत्रणा उन्हें स्वीकार नहीं। तो जो विजयनगर के शासक थे वे शासन प्रबंध का संचालन स्वयं करते थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो समस्त मंत्रणा थी वे उन्हें स्वीकार नहीं थी, अर्थात जो अंतिम निर्णय लेते थे वे स्वयं लेते थे। शासन की नीति का आधार प्राचीन भारतीय प्रणाली। तो विजयनगर साम्राज्य में शासन की नीति का जो आधार था वह प्राचीन भारतीय प्रणाली के तहत था। सुदूर दक्षिण के सामंतों से राजकुमार की निगरानी में कर की प्राप्ति। तो जो दूर वाले दक्षिण के इलाके होते थे वहां पर राजकुमार की निगरानी में कर की प्राप्ति की जाती थी। तो सुदूर दक्षिण के सामंतों से राजकुमार की निगरानी में कर की प्राप्ति की जाती थी। प्रजा की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग की व्यवस्था, जिसका सुंदर वर्णन विदेशी लेखकों के द्वारा। तो प्रजा की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग की व्यवस्था थी विजयनगर साम्राज्य में, जिसका सुंदर वर्णन विदेशी लेखकों ने किया है। विजयनगर के शासक गणों के द्वारा राज्य के 7 अंगों में कोष को प्राथमिकता। तो विजयनगर के शासकों के द्वारा राज्य के 7 अंगों में सबसे ज्यादा प्राथमिकता कोष को दिया गया। कोष अर्थात जो राजा का खजाना होता था, जो भू राजस्व होता था, उसे ज्यादा प्राथमिकता दिया गया। तो प्रजा विजयनगर के शासक गणों के द्वारा राज्य के 7 अंगों में कोष को प्राथमिकता दी गई, अर्थात जो शासन व्यवस्था चला वो सप्तालंगार अर्थात 7 अलंगारों पर चला। याद रखेंगे, सप्तालंगार अर्थात राज्य के शासन के कितने अंग थे? तो 7 अंग थे। भूमि की पैमाइश कराकर बंजर तथा सिंचाई वाली भूमि पर अलग अलग कर की व्यवस्था। तो विजयनगर में भूमि की पैमाइश करा के बंजर और सिंचाई वाली भूमि पर अलग अलग कर की व्यवस्था की गई, खास करके किसके द्वारा? तो राजा कृष्णदेव राय के द्वारा। तो भूमि की पैमाइश कराकर बंजर तथा सिंचाई वाली भूमि पर अलग अलग कर की व्यवस्था की गई। विजयनगर एक युद्ध राज्य होने के कारण आय का 2 भाग सेना में खर्च, तीसरा अंश संचित कोष में तथा चौथा अंश दान एवं महल संबंधी कार्यों में। तो चूंकि जो विजयनगर था एक युद्ध राज्य था, अर्थात बार बार बहमनी और अन्य राज्यों से इसका युद्ध होता रहता था, तो इसी कारण इसके आय का 2 भाग बांटा गया, एक तरफ उत्तरी भागों में और दूसरी दक्षिणी भागों में। तीसरा जो बच गया उसका तीसरा अंश संचित कोष में जमा हुआ और चौथा दान और महल संबंधी कार्यों में इस्तेमाल किया जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियां देवदासी, इनकी आजीविका के लिए वेतन या भूमि दान। तो मंदिरों में रहने वाली स्त्रियां क्या कही जाती थी? तो देवदासी कही जाती थी और इनकी आजीविका के लिए इन्हें या तो नगद वेतन दिया जाता था या फिर भूमि दिया जाता था। हालांकि जो देवदासियां होती थी वे आजीवन भर क्या होती थी? तो कुंवारी रहती थी। याद रखेंगे, देवदासी क्या रहती थी? उनकी शादी नहीं होती थी, आजीवन कुंवारी रहती थी। याद रखेंगे कि मंदिरों में रहने वाली स्त्रियां देवदासी कहलाती थीं और इनकी आजीविका के लिए जो पैसा मिलता था वह नगद वेतन के रूप में या फिर भूमि के टुकड़े के दान के रूप में मिलता था। विजयनगर की मुद्रा पैगोडा तथा बहमनी साम्राज्य की मुद्रा हुन कही जाती थी। काफी इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो पैगोडा। हालांकि यह पैगोडा विदेशी यात्रियों ने नाम दिया,
विजयनगर की मुद्रा को पैगोडा नाम किसने दिया? तो विदेशी यात्रियों ने। जबकि जो बहमनी साम्राज्य था उसकी मुद्रा को क्या कहा गया? तो हुण कहा गया। यह भी विदेशी यात्रियों ने कहा, याद रखेंगे। व्यापारी वर्ग चेठी के नाम से प्रसिद्ध। तो जो विजयनगर के जो व्यापारी होते थे उन्हें चेठी कहा जाता था, याद रखेंगे, सेठी या फिर चेठी। आयंगर प्रायः अवैतनिक और इनकी सेवाओं के बदले सरकार द्वारा इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्राप्त करवाते थे। तो आयंगर हमने बताया था कि गांवों के 12 अधिकारियों का समूह था और ये राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, आनुवंशिक होते थे और ये अवैतनिक होते थे। इनके कार्यों के बदले इनको वेतन नहीं मिलता था और इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त और कर मुक्त भूमि प्राप्त होती थी। किसके द्वारा? तो सरकार के द्वारा। वेतन नहीं मिलता था, टैक्स फ्री इनको लैंड मिलता था, भूमि मिलता था वेतन के बदले। आयंगर का पद प्रायः आनुवंशिक होता था जिसमें पद को बेचने या गिरवी रखने की परंपरा थी। तो यह जो आयंगर होता था उसका पद क्या होता था? तो आनुवंशिक होता था, जेनेटिक होता था। अर्थात अगर कोई आयंगर का पद पे है तो उसका पुत्र आयंगर बनता था, उसका कोई रिश्तेदार आयंगर बनता था। वह आयंगर चाहता तो किसी और को अपना पद दे सकता था, खरीद सकता था या फिर बेच सकता था। तो आयंगर का पद प्रायः आनुवंशिक होता था जिसमें पद को बेचने या गिरवी रखने की परंपरा थी। ग्राम स्तर पर कोई भी संपत्ति बिना आयंगर के अधिकारियों के इजाजत के खरीद बिक्री और दान नहीं दिया जा सकता था। तो ग्राम स्तर पर कोई भी संपत्ति बिना आयंगर के अधिकारियों के इजाजत के बिना खरीदा और बेचा नहीं जा सकता था, साथ ही साथ उसे दान भी नहीं किया जा सकता था, याद रखेंगे। विवाह कर का भी प्रावधान, पर विधवा विवाह कर मुक्त था। विवाह कर के अंतर्गत वर एवं वधू दोनों से कर की प्राप्ति की जाती थी। तो विजयनगर साम्राज्य में मैरिज टैक्स लिया जाता था, विवाह कर पे टैक्स लिया जाता था, विवाह कर लिया जाता था और इस विवाह के अंतर्गत वर से और वधू से दोनों से टैक्स लिया जाता था। साथ ही साथ जो विधवा विवाह था वह कर मुक्त था, अर्थात टैक्स फ्री था, याद रखेंगे। तो जो विधवा विवाह था वह टैक्स फ्री था, उस पर कोई कर नहीं लगता था, लेकिन विवाह पर कर लगता था। इसमें वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों पर टैक्स लगता था, याद रखेंगे। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत शिष्ट, जिसे भू राजस्व भी कहा जाता था। तो याद रखेंगे, राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत था विजयनगर साम्राज्य में, उसे शिष्ट कहते थे। अर्थात जो विजयनगर साम्राज्य का भू राजस्व था उस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो शिष्ट कहा जाता था और यही शिष्ट उस राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। सोने के सिक्के वराह कहे जाते थे और यह वराह 52 ग्रेन के होते थे, जबकि सोने के छोटे सिक्के प्रताप तथा फणम कहे जाते थे। ये सभी छोटे सोने के सिक्के होते थे। कौन? प्रताप तथा फणम। तो सोने के बड़े सिक्के या फिर सोने के सिक्के वराह कहे जाते थे, जो कि 52 ग्रेन के होते थे, और छोटे सोने के सिक्के प्रताप तथा फणम कहे जाते थे और यह सभी छोटे सोने के सिक्के होते थे। विदेशी यात्रियों के द्वारा छोटे सिक्कों को परदौस या पैगोडा की संज्ञा, मुख्यतः चांदी के सिक्के जो छोटे होते थे उन्हें तार कहा जाता था। याद रखेंगे कि विदेशी यात्रियों ने सोने के सिक्कों को क्या कहा? तो पैगोडा कहा, याद रखेंगे, या फिर परदौस कहा। तो सोने के सिक्कों को विदेशी यात्रियों ने परदौस या पैगोडा कहा, जबकि चांदी के सिक्के छोटे होते थे उन्हें तार कहा जाता था, याद रखेंगे। यह भी इंपॉर्टेंट है कि चांदी के सिक्के को तार, जबकि सोने के सिक्के को पैगोडा या परदौस
जबकि उन्हें बराह भी कहा जाता था। और यह पैगोडा या जो परदौस था विदेशी यात्रियों ने नाम दिया, जबकि प्रताप तथा फणम ये सोने के छोटे सिक्के होते थे। पुर्तगालियों के द्वारा विजयनगर को बिसनागा राज्य की उपाधि, जिसकी स्थापना यादव वंश के दो गोपालीय सदस्य हरिहर एवं बुक्का प्रथम के द्वारा, तो पुर्तगालियों ने विजयनगर को बिसनागा राज्य कहा, जिसका मतलब होता है यादव वंश के शासक। तो पुर्तगालियों द्वारा विजयनगर राज्य को बिसनागा राज्य की उपाधि दी गई। उसे कौन सा राज्य कहा गया? तो बिसनागा राज्य, जिसकी स्थापना यादव वंश के दो गोपालियों का मतलब होता है जो यदुवंशी होते हैं, जिसका नाम था हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया। हम्पी विश्व विरासत स्थल में शामिल यह क्षेत्र डेक्कन या फिर दक्कन का हिस्सा। तो हम्पी को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, जो कि इस विजयनगर की राजधानी थी। और यह जो क्षेत्र था यह दक्कन या फिर डेक्कन का हिस्सा था, अर्थात कर्नाटक का क्षेत्र का हिस्सा था। यह विजयनगर कहां पड़ता है? तो कर्नाटक में। राजा कृष्णदेव राय के पास 1.5 लाख घुड़सवार सैनिक, 88,000 पैदल सैनिक, 20,000 रथ, 64,000 हाथी, 1.5 लाख घोड़े तथा 15,000 तोपची थे। तो राजा कृष्णदेव राय के पास 1.5 लाख घुड़सवार सैनिक थे, अर्थात अश्व सैनिक थे, 88,000 पैदल सैनिक थे, 20,000 रथ थे, 64,000 हाथी था और 1.5 लाख घोड़े और 15,000 तोपची थे। तो यह तो था प्रशासनिक स्थिति। इसके बाद सामाजिक जीवन पे हम लोग आते हैं। विजयनगर का सामाजिक जीवन कैसा था, सोशल लाइफ कैसा था? तो विजयनगर साम्राज्य भारतीय इतिहास का अंतिम हिंदू साम्राज्य और अंतिम साम्राज्य कहा जाता है। तो यह जो विजयनगर साम्राज्य था भारतीय इतिहास का अंतिम हिंदू साम्राज्य और अंतिम साम्राज्य दोनों कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य में ब्राह्मण सर्वोपरि, क्षत्रिय का कोई वर्णन नहीं तथा मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा पढ़ने लिखने में दक्ष लोगों का नाम चेठी के रूप में दर्ज। तो अभी हमने बताया कि जो व्यापारी वर्ग होते थे उसे चेठी कहा जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य में ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। क्षत्रियों के बारे में कोई वर्णन नहीं मिलता इस विजयनगर साम्राज्य में, जबकि मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग और पढ़ने लिखने में जो दक्ष लोग होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो चेठी कहा जाता था। याद रखेंगे, चेठी। उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग बड़वा कहे जाते थे। याद रखेंगे, जो दस्तकार वर्ग था अर्थात जो छोटे छोटे बुनकर होते थे उन्हें वीर पांचाल के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। तो उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग बड़वा कहे जाते थे, जबकि दस्तकार वर्ग या फिर यूं कहें कि जो छोटे छोटे बुनकर होते थे उन्हें वीर पांचाल कहा जाता था। स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। स्त्रियां संगीतज्ञ, लेखा अधिकारी, अंगरक्षिकाएं, ज्योतिषी एवं मल्ल योद्धा बनती थीं। तो जो विजयनगर साम्राज्य था वहां स्त्रियों की जो स्थिति थी वह सम्मानजनक थी। स्त्रियां संगीतज्ञ बन सकती थी, लेखाधिकारी बनती थी, राजा की अंगरक्षिकाएं भी होती थी। मुख्यतः जो अंगरक्षिकाएं होती थी राजा की वे महिलाएं ही होती थी। याद रखेंगे। उसके बाद ज्योतिषी भी बनती थी और मल्ल योद्धा भी बनती थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। स्त्रियों में पर्दा प्रथा नहीं, जबकि विजयनगर में वैश्या प्रथा अर्थात गणिका प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा सती प्रथा का प्रचलन आम बात। तो स्त्रियों में पर्दा प्रथा नहीं था विजयनगर साम्राज्य में, लेकिन गणिका अर्थात वैश्या प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा जबकि सती प्रथा का प्रचलन इस विजयनगर साम्राज्य में था। स्त्रियों का स्मारक शहर भर कहा जाता था।
तो स्त्रियों के जो स्मारक बनते थे उन्हें सहम्भर कहा जाता था, याद रखेंगे सहम्भर। तो यह तो था सामाजिक जीवन। इसके बाद अब हम लोग आते हैं विजयनगर के सांस्कृतिक जीवन पर। तो विजयनगर की जो कल्चरल लाइफ थी वह कैसी थी? तो जाति एवं व्यवसायिक आधार पर परिधानों में बड़ी विषमता। तो जाति एवं व्यवसाय के आधार पर जो परिधान होते थे, वस्त्र होते थे, उनमें काफी विषमताएं पाई जाती थी, विभिन्नताएं पाई जाती थी। इसमें तो विजयनगर साम्राज्य में लोकप्रिय खेल शतरंज एवं पासा। राजा कृष्णदेव राय शतरंज में माहिर। तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे लोकप्रिय खेल कौन था? तो शतरंज और पासा। और खास करके राजा कृष्णदेव राय तो शतरंज में काफी माहिर था। विद्या के केंद्र मंदिर, मठ एवं अग्रहार। वेदों को क्या कहा जाता था? तो अग्रहार कहा जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य में जो विद्या का केंद्र था वह मंदिर, मठ एवं अग्रहार था, अर्थात वेद था। सामाजिक और धार्मिक विषयों पर निर्णय देने वाला अधिकारी कवलकार या फिर उसे अरस कवलकार कहा जाता था। याद रखेंगे कि सामाजिक और धार्मिक विषयों पर जो अधिकारी निर्णय देता था उसे कवलकार या उसे असल कवलकार कहा जाता था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक और धार्मिक विषयों पर निर्णय देने वाला अधिकारी क्या कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में? तो उसे कवलकार या असल कवलकार कहा जाता था। किसानों की स्थिति अच्छी नहीं। उनके मकान मिट्टी एवं फूस के, छोटे दरवाजे, कमर के ऊपर कुछ भी नहीं, नंगे पांव अर्थात बिना चप्पल के चलते थे। तो विजयनगर साम्राज्य में किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके मकान मिट्टी एवं फूस के बने हुए थे, दरवाजे छोटे होते थे और शरीर के ऊपर जो कमर होता था उस कमर के ऊपर एक भी वस्त्र नहीं होता था और वे नंगे पांव बिना चप्पल के चलते थे। सभी वर्गों के लोग आभूषण के शौकीन। तो जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें सभी वर्गों के लोग आभूषण के शौकीन थे, अर्थात आभूषण पहनते थे। विजयनगर साम्राज्य में समाज का विभाजन विप्नुल अर्थात ब्राह्मण, राजलू अर्थात क्षत्रिय, मोती मृतलु अर्थात वैश्य तथा नलो जटिवय अर्थात शूद्र, जिसमें ब्राह्मण क्या था? तो सर्वोपरि था। और इस राजलू का नाम इस विजयनगर साम्राज्य में वर्णन नहीं किया गया, अर्थात यह पता चलता है कि इस विजयनगर साम्राज्य में क्षत्रिय वर्ग नहीं था। तो विजयनगर साम्राज्य में समाज का विभाजन 4 वर्गों में विप्नुल अर्थात ब्राह्मण, राजलू अर्थात क्षत्रिय। हालांकि इस राजलू का वर्णन विजयनगर साम्राज्य से नहीं मिलता, क्षत्रिय का वर्णन विजयनगर साम्राज्य से नहीं मिलता। मोती मृतलु अर्थात वैश्य तथा नलो जटिवय अर्थात शूद्र, ये 4 वर्णों में विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण क्या होते थे? तो उनका स्थान सर्वोपरि था। तो यह तो था सांस्कृतिक स्थिति विजयनगर साम्राज्य का। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के अन्य तथ्यों को हम लोग देखते हैं। कुछ अन्य तथ्य हैं, इसमें कुछ विविध कर लगाए जाते थे, एक्स्ट्रा टैक्स लगाए जाते थे, जैसे कदमाई, मगमाई, कणिकई, कतनम और कणम, वरम, भोगम, वारीपतम, इराई तथा कटायम। तो कुछ अन्य कर भी लगाए जाते थे विजयनगर साम्राज्य में, जैसे कदमाई, मगमाई, कणिकई, कतनम, कणम, वरम, भोगम, वारीपतम, इराई तथा कटायम। ये सभी टैक्स लगाए जाते थे किसमें? तो विजयनगर साम्राज्य में। कृष्णदेव राय के शासन काल में भूमि का सर्वेक्षण करवाकर कर का निर्धारण कुल उपज का 1/6 या 1/3 किया गया। तो राजा कृष्णदेव राय के शासन काल में भूमि का सर्वेक्षण कराकर कर का निर्धारण
कुल उपज का 1/6 भाग या 1/3 किया गया। यह हमने बताया था कि विजयनगर साम्राज्य में जो कर था वह कुल उपज का 1/6 भाग था। आय का अन्य स्रोत सिंचाई कर, जिसे तमिल प्रदेश में दासावंदा एवं आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में कट कोडेज कहा जाता था। तो याद रखेंगे, आय का एक और स्रोत था सिंचाई कर, इरिगेशन टैक्स, जिसे तमिल प्रदेश में दासावंदा कहा जाता था, जबकि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कट कोडेज कहा जाता था। याद रखेंगे। केंद्रीय राजस्व विभाग 98 या आयवन कहा जाता था। तो जो केंद्रीय राजस्व विभाग था, सेंट्रल जो टैक्स डिपार्टमेंट था, उसे 98 या आयवन कहा जाता था। केंद्रीय राजस्व विभाग क्या कहा जाता था? तो 98 या आयवन। नाडु की सभा, नाडु एवं इसके सदस्य नाटवार कहे जाते थे। तो जो नाडु था उसकी सभा नाडु और इसके सदस्यों को नाटवार कहा जाता था। याद रखेंगे। गांव के आय व्यय की देखभाल करने वाला सेनेटा गोवा कहा जाता था, अर्थात जो गांव का लेखा अधिकारी होता था, आय व्यय देखने वाला होता था, इनकम और आउटकम। तो गांव के आय और व्यय की देखभाल करने वाला जो अधिकारी होता था, अर्थात गांव का जो लेखा अधिकारी होता था, अकाउंटेंट जो होता था, उसे सेनेटा गोवा कहा जाता था। सेनेटा गोवा। गांव का चौकीदार, अर्थात जो गांव का रखवाला होता था, गांव का चौकीदार, उसे तलरी कहा जाता था। तलरी। ग्रामीण बेगार मजदूर बेगरा कहे जाते थे। तो जो गांव के बेगार मजदूर होते थे, अनएम्प्लॉयड जो होते थे, उसे बेगरा कहा जाता था। तो ग्रामीण बेगार मजदूर क्या कहे जाते थे विजयनगर साम्राज्य में? तो बेगरा कहे जाते थे। ब्रह्मदेव ग्राम, अर्थात ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के रूप में प्राप्त ग्राम। हमने बताया था कि ब्राह्मणों को भूमि दान के रूप में जो मिलती थी उसे ब्रह्मदेव ग्राम कहा जाता था। की सभा, और इसकी सभा चतुर्वेदी मंगलम कही जाती थी। तो हमने बताया था कि ब्राह्मणों की सभा चतुर्वेदी मंगलम कही जाती थी, जबकि गैर ब्राह्मण सभा उर कही जाती थी। गैर ब्राह्मणों की सभा उर, और यही गांव की सबसे छोटी इकाई होती थी। मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानी या महाप्रधानी कहा जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य में मंत्री परिषद का जो हेड होता था, प्रमुख होता था, उसे प्रधानी या महाप्रधानी कहा जाता था, जो प्रधानमंत्री के पद के बराबर उसका पद होता था। याद रखेंगे। जमींदार को पलाइयागार या पालीगार कहा जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य में जमींदारों को पलाइयागार या फिर पालीगार कहा जाता था। मंदिरों की व्यवस्था करने वाला अस्थानिक कहा जाता था। तो मंदिरों की व्यवस्था करने वाला क्या कहा जाता था? तो अस्थानिक कहा जाता था। ग्राम प्रशासक गौड़ कहा जाता था। तो गांवों का जो मेन प्रशासक होता था उसे गौड़ कहते थे। ग्राम प्रशासन का एक अधिकारी आंतरीमार। तो ग्राम प्रशासन का एक अधिकारी होता था जिसे आंतरीमार कहा जाता था। राजा या गवर्नर का प्रतिनिधि परुपत्यगार कहा जाता था। तो राजा या गवर्नर का जो प्रतिनिधि होता था उसे परुपत्यगार कहते थे। बड़े सेना नायक कहे जाते थे। ये तो हमने बता दिया है कि जो सबसे बड़े सेना नायक होते थे उन्हें नायक कहा जाता था, और जो सबसे प्रमुख सेना नायक होते थे उन्हें दंड नायक कहा जाता था। ग्राम सभाओं का निरीक्षण करने वाला अधिकारी महानायकाचार्य। तो ग्राम सभाओं का जो निरीक्षण करने वाला अधिकारी होता था उसे महानायकाचार्य कहा जाता था। गांव की बड़ी राजनीतिक इकाई नाडु कही जाती थी। हमने बताया था कि इसमें 50 गांवों का समूह होता था। तो गांव की बड़ी राजनीतिक इकाई कौन होती थी? तो नाडु होती थी। गांव का विभाजन वार्डों या मोहल्लों में। तो गांव को वार्डों या फिर मोहल्लों में विभाजित किया गया था विजयनगर साम्राज्य में। हरिहर प्रथम के सिक्कों पर हनुमान एवं गरुड़ की आकृतियां, जबकि तुलु वंश के सिक्कों पर
गरुड़, उमा, महेश्वर, वेंकटेश और कृष्ण की आकृतियां, सदाशिव राय के सिक्के पर लक्ष्मी तथा नारायण की आकृति तथा अराविडु वंश के शासक वैष्णव धर्मानुयायी होने के कारण उनके सिक्के पर वेंकटेश, शंख एवं चक्र अंकित था। तो हरिहर प्रथम के सिक्कों पर हनुमान एवं गरुड़ की आकृतियां बनाई हुई होती थी, जबकि तुलु वंश के सिक्कों पर गरुड़, उमा, महेश्वर, वेंकटेश और कृष्ण की आकृतियां बनी हुई होती थी। सदाशिव राय के सिक्के पर लक्ष्मी तथा नारायण की आकृति बनी हुई होती थी तथा अराविडु वंश के शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे और इसी कारण उनके सिक्के पर वेंकटेश, शंख और चक्र के चित्र अंकित हुए होते थे। न्याय का प्रधान न्यायाधीश होता था कौन? तो राजा। न्याय का प्रधान न्यायाधीश कौन होता था? तो राजा होता था। प्रांतों में न्याय का जिम्मा किसके अधीन था? तो प्रांतपति, क्योंकि प्रांतों का हेड कौन होता था? तो प्रांतपति। जबकि गांवों में आयंगर के द्वारा न्याय व्यवस्था हिंदू धर्म के आधार पर होता था। जबकि गांवों में जो न्याय होता था वह किसके द्वारा किया जाता था? तो 12 जो सभा थे, 12 जो व्यक्ति होते थे, वह जिसे आयंगर कहते थे, उनके द्वारा। पुलिस व्यवस्था का खर्च वैश्याओं पर लगाए गए कर से। तो विजयनगर साम्राज्य में पुलिस व्यवस्था का खर्च किससे चलता था? तो वैश्याओं पर लगाए गए कर से। तो एक स्क्रीनशॉट लें और इसको हम लोग कुछ देर में समाप्त करेंगे और इसको पूरा विजयनगर को हम लोग क्या करेंगे? तो समाप्त कर लेंगे। तो चलिए एक बार फिर से इसे कंटिन्यू करते हैं और इस विजयनगर साम्राज्य की जो राजनीति अन्य तथ्य थे उसे आगे बढ़ाते हैं और इसके बाद इसे समाप्त करेंगे। तो ब्राह्मणों को अपराध के लिए कोई सजा नहीं। विजयनगर साम्राज्य में ब्राह्मणों को अपराध के लिए कोई भी सजा नहीं मिलती थी। निम्न एवं छोटे समूह के अंतर्गत लोहार, बढ़ई, मूर्तिकार, स्वर्णकार एवं अन्य धातु कर्मी तथा जुलाहे आते थे। तो निम्न एवं छोटे समूह के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य में लोहार, बढ़ई, मूर्तिकार, स्वर्णकार, अन्य धातु कर्मी और जुलाहे आते थे। जुलाहों का निवास स्थान मंदिर था तथा मंदिर प्रशासन और स्थानीय घरों के आरोपण में उनका सहयोग होता था। तो जो जुलाहे होते थे वे मंदिर में रहते थे विजयनगर साम्राज्य में और स्थानीय घरों के निर्माण में वे अपना सहयोग करते थे। जुलाहे अर्थात राजमिस्त्री, याद रखेंगे। दास प्रथा का प्रचलन, पुरुष एवं स्त्री दोनों दास लिए गए ऋण को चुकता न करने के कारण, याद रखेंगे। दास प्रथा का प्रचलन था विजयनगर साम्राज्य में और स्त्री और पुरुष दोनों ही दास बनते थे और दास बनने का कारण था कि लिए गए ऋण को चुकता न करने के कारण, कि जो लोग ऋण ले लेते थे भूस्वामी के द्वारा और ऋण नहीं चुका पाते थे तो उन्हें जबरदस्ती दास बनाया जाता था, स्त्री हो या फिर पुरुष हो। तो दास प्रथा का प्रचलन था विजयनगर साम्राज्य में। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही दास बनाए जाते थे और यह दास लिए गए ऋण को चुकता न करने के कारण बनाया जाता था, याद रखेंगे। चिट्ठी का काम लिपिकीय और लेखा कार्य भी, हमने बताया था कि जो व्यापारी होते थे और जो लिखने पढ़ने में दक्ष होते थे उन्हें चिट्ठी कहा जाता था। तो चिट्ठी को लिपिकीय और लेखा कार्य में भी लगाया जाता था, अर्थात उन्हें अकाउंटिंग का भी काम दिया जाता था और जो लिपिक का काम होता है, क्लर्क का काम होता है, वह भी उन्हें सौंपा जाता था। तो चिट्ठी का काम लिपिकीय और लेखा कार्य भी होता था। संपूर्ण भारतीय इतिहास में विजयनगर एक ऐसा साम्राज्य जहां राजकीय पदों में विशाल संख्या में स्त्रियों की नियुक्ति,
तो संपूर्ण भारतीय इतिहास में विजयनगर एक ऐसा साम्राज्य था जहां राजकीय पदों में विशाल संख्या में स्त्रियों की नियुक्ति की गई थी। याद रखेंगे कि संपूर्ण भारतीय इतिहास में विजयनगर एक ऐसा साम्राज्य था जहां की राजकीय पदों में विशाल संख्या में स्त्रियों की नियुक्ति की गई थी। गणिकाओं अर्थात वैश्याओं का समाज में महत्वपूर्ण स्थान ये दो प्रकार की होती थी, एक मंदिरों से संबंधित तथा दूसरा स्वतंत्र ढंग से जीवन यापन करने वाली। तो गणिकाओं या फिर वैश्याओं का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था और ये दो प्रकार की होती थी, एक जो मंदिरों में रहती थी, मंदिरों से संबंधित होती थी, और दूसरा जो स्वतंत्र ढंग से अपना जीवन यापन करती थी। सती प्रथा का प्रचलन नायकों तथा राज परिवारों तक सीमित। यह बात किसने कहा? तो एडवर्ड बरबोसा ने। एडवर्ड बरबोसा ने कहा कि सती प्रथा का प्रचलन नायकों तथा राज परिवार तक ही सीमित था, अर्थात जो निचले तबके के थे वहां पर यह सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। याद रखेंगे कि सती प्रथा का प्रचलन नायकों तथा राज परिवार तक सीमित था। यह बात किसने कहा? तो इतिहासकार एडवर्ड बरबोसा ने। याद रखेंगे। उसके बाद गणिकाएं पर्याप्त शिक्षित तथा विशेषाधिकारी संपन्न। जो गणिकाएं होती थी वे शिक्षित होती थी और उन्हें एक पर्याप्त विशेष अधिकार भी प्राप्त होता था। याद रखेंगे कि गणिकाएं पर्याप्त शिक्षित तथा विशेषाधिकार संपन्न तथा राजा एवं सामंतों के द्वारा बिना किसी आपत्ति के इनके साथ संबंध की स्थापना। तो जो गणिकाएं होती थी वे शिक्षित होती थी तथा उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होता था और राजा और सामंतों को बिना किसी आपत्ति के साथ इनके साथ संबंध बनाने की छूट थी, अर्थात राजा और सामंत इनके साथ बिना किसी आपत्ति के संबंध बना सकते थे। युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने के कारण उन व्यक्तियों के पैर में गंडपेद्र का कड़ा पहनाने की परंपरा। तो जो युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करते थे, युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते थे, उन व्यक्तियों के पैर में गंडपेद्र का कड़ा पहनाया जाता था। अर्थात गंडपेद्र जो होता है एक प्रकार का मवेशी होता है, तो उसका कड़ा पहना जाता था, अर्थात एक धातु की कड़ा पहना जाता था, गंडपेद्र। शिक्षा का सबसे ज्यादा प्रोत्साहन तुलुक वंश। तो शिक्षा का सबसे ज्यादा प्रोत्साहन विजयनगर के किस वंश में मिला? तो तुलुक वंश में, खास करके राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में। मनोरंजन के क्षेत्र में नाटक, बोम घाट अर्थात छाया नाटक, संगीतमय अभिनय जिसे यक्षगान, जो कि आज कर्नाटक की सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है, का प्रचलन हुआ। शतरंज, जुआ और पासा भी मनोरंजन के साधन थे। हमने बताया था कि यह जो शतरंज का खिलाड़ी था राजा कृष्णदेव राय, एक बेहद उत्तम खिलाड़ी था। तो मनोरंजन के क्षेत्र में नाटक, बोम घाट अर्थात छाया नाटक, संगीतमय अभिनय अर्थात यक्षगान का प्रचलन था और शतरंज, जुआ और पासा भी खेले जाते थे। एक शिलालेख के अनुसार इस समय मंदिरों में 370 नौकर होते थे। तो एक शिलालेख में क्या लिखा गया है कि विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों में 370 नौकर होते थे। इनका व्यापार मलाया, बर्मा, चीन, अरब, ईरान, अफ्रीका, अबिसिनिया एवं पुर्तगाल से होता था। तो विजयनगर का जो व्यापार होता था कहां से होता था? तो मलाया द्वीप, बर्मा, चीन, अरब, ईरान, अफ्रीका, अबिसिनिया एवं पुर्तगाल से। निर्यातक वस्तुएं, कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात होती थी विजयनगर साम्राज्य में अर्थात बेची जाती थी? तो हाँ, कपड़ा, चावल, गन्ना, इस्पात, मसाले, इत्र, सोरा और चीनी। जबकि आयातक वस्तुएं अर्थात कौन कौन सी वस्तुएं खरीदी जाती थी विजयनगर साम्राज्य में? हाथी दांत, मोती, बहुमूल्य पत्थर, नारियल, पौम, नमक। मोती फारस की खाड़ी से तथा बहुमूल्य पत्थर पेगू से खरीदी जाती थी। मोती फारस की खाड़ी से, जबकि बहुमूल्य पत्थर पेगू से खरीदी जाती थी। नुनीज के द्वारा विजयनगर में
हीरो के विश्व के सबसे बड़े खान की चर्चा। तो नुनीज ने क्या कहा कि विजयनगर साम्राज्य में विश्व का सबसे बड़ा हीरा का खान उपस्थित था। याद रखेंगे, यह बात किसने कहा? तो नुनीज ने, जो कि विदेशी यात्री था। इसके बाद अब हम लोग आते हैं साहित्यिक स्थिति पर। विजयनगर की साहित्यिक स्थिति कैसी थी, लिटरेचर कैसी थी? तो विजयनगर के शासकों का स्थापत्य कला, नाट्य कला, प्रतिमा कला एवं भाषा साहित्य में विशेष रुचि। तो विजयनगर के शासकों का स्थापत्य कला में, नाटक कला में, प्रतिमा बनाने की कला में और भाषा साहित्य में विशेष रुचि थी। विजयनगर साम्राज्य में दक्षिण भारतीय भाषाओं में तेलुगु, कन्नड़, तमिल के अतिरिक्त संस्कृत भाषा का भी विकास। तो विजयनगर साम्राज्य में दक्षिण भारतीय भाषाओं में तेलुगु, कन्नड़, तमिल के अतिरिक्त संस्कृत भाषा का भी विकास हुआ। याद रखेंगे, वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन तथा माधव विद्यारण्य विजयनगर के वेंकट माधव ऋग्वेद पर भाष्य लिखे। तो ये जो वेदों के भाष्यकार थे सायन, जो कि हरिहर द्वितीय के समय में बहुत सारे वेदों का भाष्य लिखा, और माधव विद्यारण्य, ये दोनों विजयनगर के थे, दोनों भाई थे। और वेंकट माधव ने ऋग्वेद पर भाष्य लिखा था, यह भी विजयनगर से संबंधित थे। विजयनगर एकमात्र हिंदू राज्य जिसने हिंदू धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखा। तो विजयनगर ही एक ऐसा हिंदू राज्य था जिसने हिंदू धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखा, अर्थात हिंदू धर्म को अपने से जाने नहीं दिया, केवल हिंदू धर्म पर भी अपना विश्वास कायम रखा। अब प्रमुख रचना एवं रचनाकार, विजयनगर में कौन कौन सी पुस्तक की रचना किसने की उसे हम लोग देख लें। तो इरुसलय विलक्कम, इसकी रचना किसने की? तो हरिदास ने। इरुसलय विलक्कम की रचना हरिदास ने की। धर्मनाथ पुराण, इसकी रचना मधुर ने की। अमुक्त माल्यद, जाम्बवंती कल्याणम और उषा पुराणम, इन तीनों की रचना राजा कृष्णदेव राय ने की। इसकी चर्चा हमने कर ली है, जिसमें जाम्बवंती कल्याणम और उषा पुराणम ये दोनों संस्कृत में था, जबकि अमुक्त माल्यद तेलुगु में था। तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। स्वरोचित संभव और मनुचरित, यह पेद्दान ने लिखा था, जो कि अष्टदिग्गज में एक प्रमुख कवि थे। पांडुरंग महात्मय, इसकी रचना तेनाली रामन रामकृष्णन ने की थी। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस किताब को पांचों वेदों में से एक वेद माना जाता है। रामकृष्ण कथे, बुद्ध राय चरित, परिजात हरण, इसकी रचना विश्वेश्वर ने की थी। रसवर्ण सुधारक, इसकी रचना लकन्ना ने की। शिव तत्व चिंतामणि, इसकी रचना जगन्नाथ ने की। नुरादु स्थल और चमत्कार चंद्रिका, इसकी रचना किसने की? तो हत्थे ने की। प्रमुलिंग लीले, इसकी रचना चामरस ने की। भचिंता रत्न, सत्येंद्र चोल कथे और वीर शैवमत, इन तीनों की रचना मल्लनाथ ने की। हर विलास की रचना श्रीनाथ ने की, काफी इंपॉर्टेंट है, बताया भी था हमने। नारायण विलास की रचना विरूपाक्ष ने की। महानायक सुधा निधि तथा ब्रह्म सूत्र पर भाष्य किसने लिखा? तो देवराय द्वितीय ने लिखा। इसके बाद ये तो था साहित्यिक रचनाएं और रचनाकार। तुंगभद्रा नदी की घाटी में ब्राह्मण, जैन तथा शैव धर्म के प्रचारकों के द्वारा कन्नड़ भाषा को अपनाकर रामायण, महाभारत तथा भागवत गीता की रचना तथा तेलुगु भाषा के कवियों को भूमि दान। तो तुंगभद्रा की नदी की घाटी में ब्राह्मण, जैन तथा शैव धर्म के प्रचारकों ने कन्नड़ भाषा को अपनाकर रामायण, महाभारत तथा भागवत गीता की रचना की और तेलुगु भाषा के कवियों को भूमि दान दिया। याद रखेंगे, माधव विद्यारण्य के द्वारा जैमिनीय न्यायमाला तथा पराशर माधव की रचना। माधव विद्यारण्य ने तेलुगु भाषा में जैमिनीय न्यायमाला और पराशर माधव की रचना की किस भाषा में? तो तेलुगु में। याद रखेंगे, ये दोनों किताब किस भाषा में है? तो तेलुगु में है। बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण मतों का प्रसार दक्षिण भारत में, फिर भी विजयनगर के शासक
शैव मतानुयायी थे, पर वैष्णव धर्म भी काफी चला। चूंकि बौद्ध, जैन और ब्राह्मण मतों का प्रसार हो चुका था विजयनगर साम्राज्य में, फिर भी विजयनगर के शासक शैव मतानुयायी थे और वैष्णव धर्म भी खूब चला इस विजयनगर साम्राज्य में। अब आते हैं हम लोग स्थापत्य कला पर, स्थापत्य और निर्माण कला पर। संपूर्ण दक्षिण भारत में अनेक शैलियों का संकलन कर विजयनगर स्थापत्य कला शैली, जिसके अंतर्गत दक्कन शैली और द्रविड़ स्थापत्य शैली दोनों को मिला दिया गया, के तहत स्थानीय कणास्म पत्थर, कणास्म का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े, तो स्थानीय कणास्म पत्थर का प्रयोग कर कई स्मारक, विशाल गोपुरम, सुंदर खचित स्तंभ युक्त मंडप का निर्माण, जिसमें सबसे प्रसिद्ध हम्पी का स्मारक। तो संपूर्ण दक्षिण भारत में अनेक शैलियों का संकलन करके विजयनगर स्थापत्य कला की शैली का विकास हुआ, जिसमें दक्कन शैली और द्रविड़ स्थापत्य शैली को मर्ज कर दिया गया, एक साथ जोड़ दिया गया। और इसके तहत स्थानीय कणास्म पत्थर अर्थात छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े से इसके प्रयोग करके कई स्मारक, विशाल गोपुरम, सुंदर खुचित स्तंभ युक्त मंडप का निर्माण किया गया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध स्मारक हम्पी का स्मारक है, याद रखेंगे। धर्मनिरपेक्ष शाही स्मारकों में उत्तरी दक्कन सल्तनत स्थापत्य कला की झलक। तो धर्मनिरपेक्ष शाही स्मारकों में उत्तरी दक्कन सल्तनत की स्थापत्य कला की झलक प्राप्त होती है। तो यह तो था विजयनगर साम्राज्य। इस नगर की समाप्ति होती है, एक महान साम्राज्य की समाप्ति होती है। एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जिसे बहमनी साम्राज्य कहते हैं। यह एक छोटा सा साम्राज्य था, हालांकि था बड़ा, जो इसका शत्रु था विजयनगर साम्राज्य का। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और बार बार इस वीडियो को देखेंगे और विजयनगर आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका एक नोट्स बना लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो गई। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में बहमनी साम्राज्य को लेकर, और तब तक